बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उसामा गाजी और आप देख रहे हैं न्यूज़ आर। आज वॉशिंगटन में हालात का मातम होगा। नवाज ओबामा मुलाकात में वही बातें ना हो सकेंगी जो चेहरों से आया होंगी। खुशगुमानियां कम, बदगुमानियां बेशुमार। हुकूमत ने सरकारी इदारों की लूट सेल लगा दी। 68 इदारे बराए फरोख्त यानी पाकिस्तान बराए फरोख्त। रियासती इदारों की फातिहा पढ़ लीजिए। खुदकुश बम्बार अब खुदकुश जैकेटों में केमिकल इस्तेमाल करने लगे। जख्मियों के जख्म मौत तक नहीं भरते। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने टेस्ट मैच में 99 रन पर ढेर होकर साबित कर दिया कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला मुहावरा गलत नहीं। एक वो जमाना था कि जब पाकिस्तान का सरबराह हुकूमत अमरीकी दौरे पर जाता तो अमरीकी सदर खुद उसका इस्तकबाल करने अपनी अहलिया के साथ एयरपोर्ट पर मौजूद होते, बल्कि जहाज की सीढ़ियां चढ़कर अमरीकी सरजमीन पर कदम रखने से पहले पाकिस्तानी सरबराह हुकूमत से मुसाफा करते। मगर वक्त बदल चुका है। हमारे वज़ीर-ए-आज़म का इस्तकबाल करने वाली इस अमरीकी खातून को शायद आम अमरीकी भी नहीं जानते। 63 साल के सफर से साफ जाहिर हो रहा है कि पाकिस्तान अपनी अहमियत खो बैठा है। कदर खोने के असबाब तलाश करने निकले तो इस जस्तजू के लिए एक जमाना दरकार है। फिल वक्त हमें आज की बात करना है। आज पाकिस्तान की खुद मुख्तारी पर सबसे बड़ा सवालिया निशान है जो ड्रोन हमलों की जद में है। ये वो ड्रोन हमले हैं जिनके बारे में विकीलीक्स में इंकशाफ किया गया था कि ये पाकिस्तान के हर तरह के हाकिमों की मर्जी से जारी हैं। तहम ये बात अपनी जगह पर पूरी तरह हकीकत पर मबनी है कि इन्हीं ड्रोन हमलों की वजह से पाकिस्तान के बदतरीन मुखालिफ और तालिबान लीडरों से हमारी जान छूटी, वरना उन तक रसाई हमारे बस की बात कहां थी। नवाज शरीफ जिनकी मोहब्बत तालिबान के दिल में धड़कती है और तालिबान के लिए नवाज शरीफ साहब के दिल का भी कोई ना कोई कोना नरम पाया जाता है, उनकी हुकूमत ड्रोन हमलों के खिलाफ अपनी आवाज व्हाइट हाउस पहुंचाने के लिए पुरअज़्म है। सिर्फ ड्रोन हमले नहीं, और भी बहुत से मामलात हैं जो अमेरिका के साथ तय होना बाकी हैं। जैसे अगले बरस अमेरिका का अफगानिस्तान से इनखला मुतवक्के है। पाकिस्तान इस एंड गेम का फरीक है, मगर अमेरिकी मनसूबाबंदी से शायद आशना नहीं। पाकिस्तान को तवानाई बहरान के खात्मे के लिए सिविल जौहरी टेक्नोलॉजी की जरूरत है। शायद अमेरिका को भारत ज्यादा अजीज है, इसे दे चुका है। हमारे लिए कोई झूठी तसल्ली भी नहीं। मसला कश्मीर पर भी सुकूत तारी है, बस बदगुमानियों की बहुतात है। पाक अमेरिका दोस्ती के सफर में बदगुमानियों और खुशगुमानियों के तसादुम जगह जगह हुए हैं। जैसे हमारी खुशगुमानी उस वक्त अपनी मौत आप मर गई जब खलीज बंगाल में कोई बहरी बेड़ा हमारे डूबते विफाक को बचाने ना आया। अमेरिका की बदगुमानी उस वक्त दुरुस्त साबित हुई जब हमने उसकी हजारहा कोशिशों के बावजूद एटम बम भी बनाया और फिर धमाके भी किए। बदगुमानी और खुशगुमानियों के इस लामुतनाही सिलसिलों के बावजूद अब से थोड़ी देर बाद, तकरीबन 1 घंटे बाद, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अमरीकी सदर बराक ओबामा से मुलाकात करने जा रहे हैं। इस मुलाकात में शुनीद है कि ड्रोन हमलों से लेकर डॉक्टर शकील आफरीदी और आफिया सिद्दीकी तक के मामला ज़ेरे बहस आएंगे। देखना यह है कि इस मुलाकात से नवाज शरीफ पाकिस्तान के लिए क्या हासिल कर पाते हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है बैनुल-अक़वामी अमूर के माहिर प्रोफेसर रसूल बख्श रईस। प्रोफेसर साहब, ये फरमाइएगा, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, क्या हासिल होगा इस मुलाकात से? मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तान के मकासद हैं अमेरिका के साथ ताल्लुकात के हवाले से वो बिल्कुल वाज़ेह हैं। हम चाहते हैं कि स्ट्रेटजिक डायलॉग हो और वो इस बात पे मुहित हो कि अमेरिका के अफ़गानिस्तान से चले जाने के बाद इस खित्ते की जो सूरत हाल बनती है उससे हम किस तरीके से अपने आप को महफूज कर सकते हैं, ख़ुसूसन अफ़गानिस्तान के बहरान से। इसके साथ साथ जो हिंदुस्तान के साथ हमारे ताल्लुकात की नोयत है उसको हम किस तरह से बेहतर कर सकते हैं और इस इलाके को एक तशद्दुद आमेज़ खित्ते की निस्बत हम किस तरीके से तिजारती मंडियों में एक दूसरे के साथ वाबस्ता कर सकते हैं। तो अमेरिका के साथ हमारी जो तवक्कुआत हैं वो स्ट्रेटजिक नोयत की हैं कि हम चाहते हैं कि ताल्लुकात गहरे हों, वसअत पज़ीर हों और ये सिर्फ अफ़गानिस्तान की जंग के हवाले से ना हो या जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हम इत्तेहादी रहे हैं जिसका कि हमें बहुत नुकसान पहुंचा है उसके हवाले से ना हो, बल्कि एक वसी तनाजुर में इन ताल्लुकात को तरतीब दिया जाए और यही एक मकसद वज़ीर-ए-आज़म साहब लेके अमेरिका पहुँचे हैं। ये फरमाइए, उम्मीदें बहुत सी लगा ली जाती हैं। मियां नवाज शरीफ खुद कह चुके हैं कि ड्रोन हमलों पर बात करूंगा। इस मामले पर आपको क्या लगता है, क्या होगा? मेरा ख्याल है कि जो ह्यूमन राइट्स वॉच की रिपोर्ट आई है, एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट आई है और ऐसे मौके पे कि जब आज वज़ीर-ए-आज़म साहब
प्रेसिडेंट ओबामा से बात करेंगे ड्रोन हमलों के हवाले से कि वो एक्स्ट्रा जुडिशल किलिंग्स हैं, उससे जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है उसमें हमें कोई फ़ायदा हासिल नहीं हुआ, और जो सिविलियंस हैं वो मारे गए हैं यमन में भी और पाकिस्तान में भी। तो अगर इसको जहन में रखें तो वज़ीर-ए-आज़म साहब का पलड़ा इस बातचीत में भारी नज़र आता है। वो बात करने का वादा कर गए हैं, बात ज़रूर करेंगे कि आगे किस हद तक प्रेसिडेंट ओबामा बात को मानते हैं, वो एक मुलाकात पे मुनहसर नहीं है। ये काफ़ी अरसे से हम अमेरिका के साथ बात कर रहे हैं, जो पिछली हुकूमत थी वो भी उनके साथ बात करती रही है कि ये काउंटर प्रोडक्टिव है, इससे हम दहशतगर्दी में इजाफा कर रहे हैं, इसको ख़त्म नहीं कर रहे। तो ये मुख्तलिफ सिमतों से हम देख रहे हैं कि अमेरिका के ऊपर दबाव डाला जा रहा है। ये रिपोर्ट्स अब सारे इंटरनेशनल मीडिया में डिस्कस होंगी, हमारे यहाँ भी डिस्कस होनी चाहिए। हम कई दफ़ा कह चुके हैं कि जानी नुकसान उन लोगों का जो दहशतगर्दी में मुलविस नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जुर्म है, और इस जुर्म को एक जंग के नाम पे उसको जस्टिफाई किया जा रहा है। तो बात ज़रूर करेंगे, लेकिन एक प्रोसेस है, एक चल निकलेगा, एक डिप्लोमेसी है, देखेंगे उसका हल कब निकलता है। एक और बड़ा अहम मामला है, एक तरफ ये तो बात हो रही है कि $1.6 अरब की जो इमदाद थी पाकिस्तान की पिछली हुकूमत में रुकी थी वो दोबारा शुरू हो सकती है, अमेरिका दोबारा वो इमदाद शुरू कर देगा। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म कह रहे हैं कि एड नहीं ट्रेड चाहिए, इमदाद की जगह तिजारत। आपको लगता है इसमें कोई बड़ी रियायत मिलेगी पाकिस्तान को? वो ये कि क्या हम तिजारत में इजाफा होगा, हम चाहते हैं कि तिजारत में इजाफा हो, और इमदाद हमें चाहिए कुछ शोबों में, लेकिन इमदाद के ऊपर हमें इन्हिसार ख़त्म करना चाहिए ताकि हम अपनी आज़ादी, खुद मुख्तारी और जो इज़्ज़त नफ्स है कौम की, उसको हम बहाल करें। कि तिजारत तो हम अमेरिका के साथ पहले करते हैं कि $6-7 बिलियन की हमारी एक्सपोर्ट्स हैं, उनकी तरफ से भी इतना ही है, हम इसको मज़ीद बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ाने के लिए हम ये उन पर दबाव भी डाल रहे हैं और कोशिश भी कर रहे हैं, परसुएट भी कर रहे हैं कि देखें जो हमारा नुकसान हुआ है दहशतगर्दी के जंग में शामिल होने के हवाले से, उसको कम अज़ कम आप इस तरीके से तो पूरा करने के लिए हमारी मदद कर सकते हैं कि हमारी वहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा हों, और इसके साथ वो एनर्जी रिसोर्सेज की डेवलपमेंट में थोड़ा सा अगर हिस्सा डालें, हमारी मदद करें, तो हम अपनी इकानमी को रिवाइव कर देंगे। और तीसरी बात जो है इन्वेस्टमेंट्स की, वो फैसला अमेरिका का सदर नहीं करता और अमेरिका के अपने इदारे नहीं करते। हाँ, इनडायरेक्टली वो मदद ज़रूर कर सकते हैं कि जब ये इस किस्म की ट्रैवल एडवाइजरी नहीं देते, मुल्क के ख़िलाफ़ जो एक उन्होंने मीडिया में जो फीड करते हैं वो बातें फीड नहीं करते, तो फिर एक ऐसा इमेज पैदा होता है कि हाँ यहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है। इन्वेस्टमेंट का ताल्लुक हमारे जो अंदरूनी जो सूरत हाल है अमन अमान की, उससे है कि जो ही हम दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में हमें कोई अच्छे नतायज सामने आएंगे या जो नेगोशिएशंस होने चले हैं, बातचीत होने चली है, उससे हम इस मसले को अगर ख़त्म कर देंगे तो सारी दुनिया से यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगी। पिछले दौरे हुकूमत में कुछ ताल्लुकात में खराबी आ गई थी। पीपल्स पार्टी का दौर था, रेमन डेविस का वाक़या हुआ, ओसामा बिन लादेन की हलाकत, एबटाबाद ऑपरेशन और फिर सलाला चेक पोस्ट पर हमला। आपको लगता है कि वो अब माजी का किस्सा है, अब हालात बेहतर हो जाएंगे, अवाम के खदशात या मनफी तासुर ख़त्म हो जाएगा? हाँ, मुझे नहीं पता कि हमें किस तरह से मालूम है कि अवाम में अमेरिका के बारे में मनफी रवैया पाए जाते हैं। ये मीडिया में बात रोज़ाना होती है, और अगर ये इस तरह रोज़ाना होती है तो हम इसको एक समाजी हकीकत के तौर पे तस्लीम कर लेते हैं कि हाँ जी अमेरिका के ख़िलाफ़ लोग हैं। अगर मीडिया में 10 एंकर पर्सन इस तरह का सवाल करते हैं जो आपने किया है, और 10 मेरे जैसे बंदे आके जवाब देते हैं हाँ जी आपने दुरुस्त कहा है, मैं सिर्फ एक मेथोडोलॉजिकल क्वेश्चन यहाँ पे रेज़ कर रहा हूँ कि हमें कैसे मालूम है। हमें मालूम इस तरह से है कि मीडिया में बातचीत हो रही है, कभी कोई इसकी साइंटिफिक स्टडी नहीं की गई। अगर की भी जाए तो अमूमी तौर पर तासुर ये पाकिस्तान में पैदा हो गया है कि अमेरिका और पाकिस्तान के मफाद मुतसादिम हैं। मैं नहीं समझता कि किसी मुल्क के साथ हमारे मुतसादिम होने चाहिए, अगर हैं तो हम उनको किस तरीके से तब्दील करके एक म्यूचुअल इंटरेस्ट में किस तरह से तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पे जो कुछ वाक़यात हुए हैं उससे अमेरिका के ख़िलाफ़ जायज़ तौर पर तासुर भी पैदा हुआ है। ड्रोन हमले उसमें सबसे बड़ी एक अंसर रखते हैं। फिर इसके खिलाफ इसके अलावा अफ़गानिस्तान में मदाखलत है, वो भी लोग अमेरिका की मदाखलत को उसको अच्छी नज़रों से नहीं देखते। तीसरा फिर जो है एबटाबाद का वाक़या हुआ, रेमन डेविस का है, उसमें हमारे लोग भी शामिल थे उसको रिहा कराने में, और हार डाल के जहाज़ में बिठाने वाले कौन थे, हमारे इदारे मौजूद थे उसमें।
फिर इसके बाद जो सलाला का इंसिडेंट था जिसमें कि हमारे 14 से ज़्यादा जो फौजी थे, वो अफसर थे, वो शहीद हुए, तो तासुर तो नहीं, अच्छा नहीं है, मैं ये कहता हूँ। लेकिन रोज़ाना ये बात करना वो हमारे मफाद में नहीं है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि मगरब के साथ जहाँ पे हम तालीम, जहाँ से साइंस, जहाँ से टेक्नोलॉजी और जहाँ से हम उनके जो नेगेटिव असर है उसको कम से कम न्यूट्रलाइज कर सकते हैं, ताकि हमारे कौमी मफादात मजरू ना हो। तो ये अगर अवाम में तासुर ये भी हो तो इसका मतलब ये नहीं होता कि ताल्लुकात दूसरे मुल्कों के साथ बेहतर नहीं हुकूमत कर सकती। हुकूमतों को पब्लिक ओपिनियन के मुताबिक हमेशा नहीं जाना चाहिए। हुकूमत तयन कर सकती है कि हमारे मफाद किस मुल्क के साथ किस किस्म के हैं, अवाम इस बात का तयन नहीं कर सकते। और लेकिन कुछ गिरोह और सियासी जमातें उस अवाम के तासुर को खारजा पॉलिसी को मुतासर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब, आपने हमें पाकिस्तान की जानिब से वज़ीर आज़म इस वक्त अमेरिका में हैं और मुलाकात कुछ ही देर में होने वाली है सदर बराक ओबामा से, लेकिन इससे पहले नायब सदर से मुलाकात हो चुकी है। इस बारे में हम बात करेंगे। अहमद वलीद से, समा के नुमाइंदा खुसूसी हैं, अमेरिका में मौजूद हैं। अहमद वलीद साहब, ये बताइएगा कि जो बाइडन से नायब सदर से मुलाकात कैसी रही वज़ीर आज़म पाकिस्तान की? जी, आज नाश्ते की मेज पर जो बाइडन जो कि नायब अमरीकी सदर हैं, उनकी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से मुलाकात हुई और ये बड़ी गैर रस्मी सी मुलाकात थी, क्योंकि नाश्ते पर उन्होंने मदऊ किया था, लेकिन इसमें अफगानिस्तान में अमरीकी फौजों के इनखला, खत्ते की सिक्योरिटी, जनूबी एशिया की सिक्योरिटी और मुख्तलिफ जो मामलात हैं सिक्योरिटी के इन जनरल और तवानाई के शोबे में ताउन के सिलसिले में बातचीत हुई। और उसमें ये भी उन्होंने कहा कि अमेरिका जो है पाकिस्तान में मुख्तलिफ जो संगीन बहरान है ख़ास तौर पर तवानाई का, तो उस पर अमेरिका भरपूर तावन करेगा। किसी बड़े ब्रेक थ्रू की उम्मीद की जा रही है? ये अगर आप एज सच अगर देखें तो कोई ब्रेक थ्रू को बहुत बड़ी चीज ऐसी डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि पाकिस्तान जो मुज़ाकरात कर रहा है तालिबान के साथ, फिर अफगानिस्तान में अमरीकी फौजियों का इनखला और ये ऐसी सूरत हाल है, ये सारे मामलात हैं जो डिस्कस करने हैं। पाकिस्तान ये चाहता है कि वो जैसे वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि उन्होंने कैरी को बताया कि वो उनको एड नहीं बल्कि उनको चाहिए इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो वो ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान ये चाह रहा है कि इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो ताकि पाकिस्तान जो है वो तरक्की कर सके। और बाकी जो मामलात हैं ऑब्वियसली यूएस के कंसर्न्स हैं सिक्योरिटी पर, ठीक है, उसके ऊपर बातचीत होगी। और जो ये ब्रेक थ्रू की बात है वो ऐसा तो बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू नहीं है कोई, लेकिन एड बहाल होने एक और बड़ा अहम मामला है अहमद वलीद साहब, आफिया सिद्दीकी की रिहाई, शकील आफरीदी का मामला, उस पर कोई पेशरफ्त? हाँ जी, ये आपका पॉइंट बड़ा वैलिड है। शकील अफरीदी के बारे में कल जो फॉरेन अफेयर्स कमेटी है हाउस की, उसमें उनके जो चेयरमैन हैं एड राइस, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ से कहा कि उनकी जो स्टेटमेंट जारी हुई उसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने प्रेस किया कि शकील अफरीदी को रिहा किया जाए। और दूसरे मामला पर भी बातचीत हुई, इकोनॉमी और एजुकेशन के ऊपर भी। लेकिन शकील अफरीदी का जो केस है उसमें पाकिस्तान का मौक़िफ़ ये है, कल रात को हमारी बात हुई जलील अब्बास साहब से जो कि फॉरेन सेक्रेटरी हैं, जो एम्बेसडर भी बनेंगे यहाँ अमेरिका में, तो उन्होंने कहा कि शकील अफरीदी के ऊपर हमारा मौक़िफ़ है कि वो कोई हीरो नहीं है, बल्कि उसने लॉ ऑफ लैंड वायलेट किया पाकिस्तान में, तो उसको हम ऐसे रिहा नहीं कर सकते। जबकि दूसरी तरफ अगर आप देखें जो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी का इशू है, तो उस पर कोई ऐसी अभी तक कोई बात नहीं हुई। यानी अमरीकी जो हल्के हैं यहाँ पे जो हमें कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन मिली उसमें ये है कि डॉक्टर आफिया सिद्दीकी या ड्रोन हमले या कोई इस तरह की चीज कोई ज़ेरे बहस नहीं आएगी। बहुत शुक्रिया नुमाइंदा खुसूसी समा अहमद, आपने जो मुलाकात हुई जो बाइडन से वज़ीर आज़म पाकिस्तान की, उसके बारे में हमें बता रहे थे। न्यूज़ आर्मी में वक्त है ब्रेक का। मोहसिन हसन खान साबिक कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम है, उनसे हम बात करेंगे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस जो है इतनी बुरी आज क्यों रही। 3 घंटे में पूरी टीम आउट होगी साउथ अफ्रीका के खिलाफ। इस पर प्रोग्राम में आगे बात करेंगे, अभी वक्त है ब्रेक का। हुकूमत ने सरकारी इदारों की लूट सेल लगा दी। 68 इदारे बराए फरोख्त, यानी पाकिस्तान बराए फरोख्त। रियासती इदारों की फातिहा पढ़ लीजिए।
वज़ीर-ए-आज़म जनाब नवाज शरीफ पर इल्जाम यह रहा है कि वो जब भी हुकूमत में आते हैं अपने दोस्तों को सरकारी इदारे तहफ़ की सूरत देते हैं। मौजूदा दौर में भी उनकी तरफ से अपने दोस्तों को नवाजे जाने की अफवाहें सामने आ रही हैं, जिनमें एक जुबान ज़द-ए-आम हाइब्रिड गाड़ियों पर ड्यूटी की छूट देने के मामले में पाकिस्तान की एक अमीर तरीन और कारोबारी शख्सियत को फायदा पहुंचाने का किस्सा है। अफवाहों से हटकर हकायक की बात करते हैं और यह हकायकनामा सुनने से पहले सरकारी मुलाजमीन अपना दिल थाम लें कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत ने 68 सरकारी इदारों को फरोख्त करने का उसूली फैसला कर लिया है। 32 इदारों की फरोख्त की मंजूरी वफाकी काबीना दे भी चुकी है। बराए फरोख्त इदारों में रेलवे भी शामिल है, जिसका वजीर इस महकमे को मुनाफा बख्श बनाने के लिए पुरुमीद है और रेलवे से मुतालिक बुरी खबरें भी आना कम हो रही हैं। इसके बावजूद रेलवे फरोख्त होगा क्योंकि आली जा इरादा फरमा चुके हैं और किन किन इदारों की फरोख्त का इरादा कर लिया गया है उस बारे में भी सुनिए। लिस्ट जो है, फहरिस्त बहुत तवील है, कुछ के नाम मैं आपके सामने रखता हूं। अलाइड बैंक बराए फरोख्त, फर्स्ट वुमेन बैंक, यूनाइटेड बैंक लिमिटेड, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, स्टेट लाइफ इंश्योरेंस, हाउस बिल्डिंग फाइनेंस, इन सबको फरोख्त कर दिया जाएगा। यही नहीं, ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन भी बेच दी जाएगी। पाक अरब रिफाइनरी, पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड, PSO, सुई सदर्न और सुई नॉर्दर्न को भी बेच दिया जाएगा। इसी तरह से आईएसको, लेस्को, जेपको, मैपको, पेस्को, हेस्को, मैं किस किस का नाम लूं, जेनको 1, जेनको 2, जेनको 3, इनको भी फरोख्त कर दिया जाएगा, बेच दिए जाएंगे ये सब भी। इसके साथ साथ नेशनल फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन बड़ा इदारा है, वो भी बेच दिया जाएगा। पाकिस्तान इंजीनियरिंग कंपनी, इसको भी बेचा जाएगा। पाकिस्तान स्टील मिल्स के बारे में आप बहुत सुन चुके हैं। नेशनल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, पाकिस्तान स्टील फैब्रिकेटिंग कंपनी, इसको भी बेचना है। लाड़काना कोल माइंस, ये सब भी। सिविल एविएशन अथॉरिटी, पोर्ट कासिम अथॉरिटी, कराची पोर्ट ट्रस्ट, नेशनल हाईवे अथॉरिटी, किस किस का नाम लूं, हत्ता के कन्वेंशन सेंटर इस्लामाबाद भी फरोख्त होगा। क्या यही वाहिद रास्ता है? इसी पर हम बात करेंगे। सिकंदर लोधी तज्जियाकार हमारे साथ है। सिकंदर लोधी साहब, पाकिस्तान के पास फिर क्या रह जाएगा? 68 इदारे हैं। नहीं, इसमें उसामा जो असल चीज़ है कि ये जो प्राइवेटाइजेशन कमीशन की जो रिपोर्ट है, ये जो लिस्ट है, ये बेसिकली विश लिस्ट है। इसका हकीकत से कोई इतना ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं है। ये पिछले 4-5 साल में नहीं, पिछले 12 साल से यही लिस्ट हम लोग देखते चले आ रहे हैं। 91 ऑनवर्ड, फिर 2011 ऑनवर्ड। इसमें जो एक्चुअल पोजीशन है वो ये है कि प्राइवेटाइजेशन के लिए इस वक्त पाकिस्तान के अंदर ऐसा माहौल मौजूद नहीं है कि आप अपने अच्छे यूनिट्स जो हैं, जो अच्छे वाइबल बनाए जा सकते हैं, उनको आप उन्हें पौने हाथों बेच सकें। जैसे आपने कहा कि बाज़ दोस्तों को या बाज़ साथियों को नवाजने की बात हो रही है, इन बातों में कोई ऐसी बात नहीं है। ये हकीकत के करीब तर है और इसमें कई इंपॉर्टेंट लोगों के नाम आ रहे हैं जो वाशिंगटन DC में बैठे हैं, जो कतर में बैठे हैं, जो दुबई में बैठे हैं। इस वक्त जो हालात हैं वो ये तकाजा कर रहे हैं कि इन इदारों की मैनेजमेंट बेहतर बना के सियासी पॉइंट स्कोरिंग के बजाय इन इदारों में बेहतर माहौल पैदा किया जाए और इकनॉमिक जो वहाँ मैनेजमेंट है, अगर उसको आप बेहतर बना लेते हैं तो बहुत से इदारे आप बेचने से बच सकते हैं। ये जो 500 अरब के खसारे की बात होती है, ये 4-5 बड़े इदारे खा रहे हैं। ये 60 या 70 इदारे नहीं खा रहे। ये विश लिस्ट पिछले 20-22 साल से चली आ रही है। हर दफ़ा यही लिस्ट छपती है, उसके अंदर होता कुछ भी नहीं है। इसलिए कि जब आपके यूनिट, मसलन रेलवे का आपने जिक्र किया, रेलवे एक वाइबल यूनिट बनाया जा सकता है अगर आप उसमें गवर्नेंस ठीक कर दें। और इस वक्त जो हालात हैं वो तकाजा ये करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो हर चीज़ के अंदर दखल देती है, उसको ये चाहिए कि ये प्राइवेटाइजेशन कमीशन का जो कमीशन है उसकी सरबराही सुप्रीम कोर्ट के किसी जज के हवाले कर दी जाए, ताकि कल ये केस सारे ये बताइए सिकंदर लोधी साहब कि IMF का इसमें क्या रोल है? ये भी कहा जा रहा है कि 12 महीने के अंदर अंदर इनको फरोख्त करना होगा। 32 की मंजूरी तो वफाकी काबीना दे भी चुकी है। नहीं, IMF की जो कंडीशनैलिटीज़ है उसके अंदर तो ये मौजूद है कि ये आपने यूनिट्स प्राइवेटाइज करने, लेकिन यूनिट प्राइवेटाइज करने का एक बहुत लेंथी प्रोसेस है। वो जो मौजूदा इस वक्त सेटअप है उसके अंदर ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए कि आपने पावर प्रोजेक्ट्स की बात की, इसमें आधे से पावर प्रोजेक्ट्स वो हैं जिनकी लैंड अपनी नहीं है। अगर ये केस चले जाते हैं तो उसके बाद इशू ये आएगा कि अगर आप कोई मतलब फैसलाबाद पावर स्टेशन लेते हैं तो उसकी लैंड जो राइट्स हैं वो पेप्को के पास नहीं है। बहुत सारे ऐसे इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको अगर बेचना होगा तो इनके जो एसेट्स हैं, स्पेशली लैंड एसेट्स को अगर आप अलहदा बेचेंगे तो आपको कुछ हासिल होगा। अगर आप इनको उसके साथ बेचेंगे तो फिर चंद लोगों को फ़ायदा होगा, पब्लिक को कोई फ़ायदा नहीं होगा और मुल्क को कोई फ़ायदा नहीं होगा। मसलन नंदीपुर प्रोजेक्ट है, नंदीपुर प्रोजेक्ट के अंदर कुछ नहीं पड़ा हुआ, डेट इज़ ऑब्सोल्यूटेड मशीनरी, लेकिन उसके साथ जो 50 एकड़ का रकबा है
सारे इन्वेस्टर जितने भी हैं, चाहे वो पाकिस्तान के हैं, चाहे वो बाहर के हैं, चाहे वो चाइना की शक्ल में है, चाहे वो इस्तांबुल की शक्ल में है, उनका अपना इंटरेस्ट है। वो ज़मीन के ऊपर लोगों की नज़र है, मशीनरी के ऊपर या प्लांट के ऊपर नज़र नहीं है। ये बताइए कि आपने कहा कि सारों को बेचने की जरूरत नहीं है, बड़े तो पाकिस्तान स्टील मिल, PIA है, वापडा की बात की जाती है, PTCL हमने पहले इस तरह प्राइवेटाइज किया, 11 अरब रुपया वो मुनाफा कमा जाता है। ये मुझे बताइए, ये सुई सदर्न, सुई नॉर्दर्न को बेचना, पाकिस्तान स्टेट ऑयल को भी बराए फरोख्त, आपको लगता है इससे बेहतरी आ जाएगी? तो बहुत बड़े इदारे हैं, फायदे में हो सकते हैं। नहीं, कोई फ़ायदा नहीं होगा। देखिए, अभी तक PTCL का इशू एहतिसालात के साथ इनका लिटिगेशन में चल रहा है। PTCL पहले भी प्रॉफिट में था। अगर आप रिकॉर्ड चेक करें 80s में, द PTCL वाज द ओनली ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान जो प्रॉफिट में थी। इसमें होता ये कि जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं, mesela आपने फ़ंड का जिक्र किया IMF का, IMF की ये कंडीशन ज़रूर है, लेकिन वो ये तो नहीं कहती ना कि आप इसको औने पौने बेच दें। उसके लिए एक मैकेनिज्म आप डेवलप करें जिसके अंदर आप ये इस बात को इंश्योर करें कि किसी सियासी पार्टी का, किसी सियासी लीडर का, मेरे पास किसी सियासी खानदान ये फरमाइए, जो मुनाफा बख्श हैं, जो मुनाफा बख्श इदारे हैं, उनको बेचने का उनकी वजह क्या बनती है, या लिस्ट में लाने की? चलें, ये तो कम से कम लिस्ट में तो आ गए 68। नहीं, देखिए इसमें होता है ये जो इंटरनेशनल इंटरेस्ट होता है ना, मसलन ऑयल कंपनियों को IMF इसलिए कहता है कि प्राइवेटाइज कर दें कि वो IMF के अंदर जो मेजॉरिटी शेयर्स हैं, राइट्स हैं, वो अमेरिकन के पास हैं। दूसरे नंबर पे यूरोपियन ब्लॉक आ जाता है। पूरा यूरोपियन ब्लॉक और अमेरिकन ब्लॉक अफगानिस्तान में क्या कर रहे हैं? वो ऑयल और आपके गैस के रिजर्व्स के ऊपर कब्जा करना चाहते हैं। अगर वो उनको वहाँ से तो कुछ नहीं हासिल हो रहा, वहाँ वो मार खा रहे हैं, उनको रुसवाई हो रही, तो उन्होंने कहा कि प्राइवेटाइजेशन की विंडो ऐसा रास्ता है कि जो सॉफ्टवेयर जिसके अंदर वो आके बेहतर बिड दे के चले जाएंगे। लेकिन इस वक्त जो इकोनॉमिक कंडीशन है, अमेरिका इस पोजीशन में नहीं है कि वो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन, वो अपना शटडाउन का क्राइसिस मैनेज कर ले, जो नेक्स्ट मार्च में दोबारा उनके सर पे आना है, और उसका इफेक्ट उसामा आप साहब, जो लोग इन इदारों में काम करते हैं, हजारों लाखों की तादाद में लोग होंगे, उनका क्या होगा अगर ये प्राइवेटाइज होते हैं? तो देखिए, मैं तो कहता हूं कि प्राइवेटाइज करने से पहले आप एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 2 साल के लिए आप कम से कम उनकी बेहतर मैनेजमेंट के लिए बेहतर लोग लाएं। लोग पाकिस्तान में बड़े बड़े अच्छे प्रोफेशनल मौजूद हैं जो आपको 1 मिलियन से 1.5 मिलियन में काम करने के लिए तैयार है। आप 40-50 लाख का आदमी और अगर ये प्राइवेटाइज हो जाते हैं, अगर ये 68 के 68 इदारे या इनमें से बड़े बड़े इदारे प्राइवेटाइज हो जाते हैं, आपको लगता है महंगाई भी उससे आ सकती है? क्योंकि फिर तो मुनाफा कमाना चाहेंगे। नहीं, देखिए, मैं आपको तो एक तो उसामा, ये कभी भी प्राइवेटाइज नहीं होंगे। आप अगले 20 साल बाद भी प्रोग्राम माशाल्लाह कर रहे होंगे तो हम इसी डिबेट पे होंगे। ये 2 या 3 प्राइवेटाइज करेंगे जिसके अंदर कोई ना कोई इंटरेस्ट, वेस्टेड इंटरेस्ट के ग्रुप्स या लॉबीज वो आएंगी। क्योंकि देखिए, जितना एक्सपेरिमेंट अब तक हुआ है प्राइवेटाइजेशन का, उसमें पब्लिक ने सफ़र किया है, पब्लिक को लॉस हुआ है, उनको प्राइसेस बढ़ी हैं इन द नेम ऑफ द बेटर मैनेजमेंट। इन्होंने सर्विसेज क्वालिटी इंप्रूव, लेकिन 32 की तो मंजूरी हो चुकी है सिकंदर लोधी साहब। आपको लगता है उन 32 में से भी बहुत कम 1 या 2 इदारे बस किए जाएंगे? मेरा अपना ख्याल है कि अगर ये 2013-14 में 3 या 4 यूनिट भी कर जाएं तो इनकी बहुत बड़ी सक्सेस होगी। मैं आपको बताऊं, ये पॉसिबल नहीं है। बहुत शुक्रिया सिकंदर लोधी साहब, सीनियर तज्जियाकार वो हैं कि ये लिस्ट जो है अगरचे तवील है, IMF कहता है कि 12 महीने के अंदर अंदर ये तमाम इदारे फरोख्त कर दिए जाएं, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि शायद 2-3 से ज्यादा ना हो सकें। बहरहाल 68 की लिस्ट तैयार हो चुकी है और वो बराए फरोख्त है, लेकिन एक इदारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड बच गया है। उसकी कारकर्दगी के बारे में मोहसिन हसन खान साहब से बात करेंगे प्रोग्राम में आगे चल के। अभी वक्त है ब्रेक का। खुदकुश बमबार अब खुदकुश जैकेटों में केमिकल इस्तेमाल करने लगे। जख्मियों के जख्म मौत तक नहीं भरते। दहशतगर्दों ने बर्बरियत की इंतहा कर दी है। एक बेगुनाहों की जान लेते हैं, दूसरे शहरियों को ऐसे जख्म लगाते हैं जो जिंदगी भर नहीं भरते। खौफनाक खबर यह है कि दहशतगर्द बेगुनाहों को केमिकल हमलों का निशाना बना रहे हैं। इत्तलात ये हैं हम के दुश्मन बम धमाकों को जानलेवा और तबाहकुन बनाने के लिए खतरनाक केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे केमिकल्स जो बड़े पैमाने पर तबाही फैलाने का सबब बनते हैं, जिनकी वजह से बेगुनाहों की बड़ी तादाद आन की आन में मौत के मुंह में चली जाती है। जो जख्मी होकर बच जाते हैं, बच्चे, बूढ़े, खवातीन, सबकी जिंदगी अजियत में ही गुजरती है। खबर यह है कि दहशतगर्द बम और खुदकुश जैकेटों की तैयारी में कैल्शियम, अमोनियम नाइट्रेट, खाद, सल्फर, पोटाशियम, फास्फोरस,
तेजाब और दूसरे केमिकल्स इस्तेमाल कर रहे हैं। पोटेशियम, नाइट्रोजन, शुगर और ग्लिसरीन भी बम को तबाहकुन बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। ये सारा मवाद बाजारों, मार्केटों में बासानी दस्तयाब है। कोई निगरानी का निजाम नहीं, कोई भी इन्हें खरीद कर अपने मजमूम मकासद के लिए इस्तेमाल कर सकता है। ये केमिकल्स बम को इतना खौफनाक, तबाहकुन बना देते हैं कि जब ये फटता है तो नाकाबिल यकीन तबाही होती है। जद में आने वालों के परखच्चे उड़ जाते हैं, जीते जागते इंसान कटी फटी लाशों में तब्दील हो जाते हैं। बारूदी मवाद में शामिल फास्फोरस इंसानी जिस्म के खुलियों को तबाह कर देता है। जो मर जाते हैं उनकी जान तो छूट जाती है, जो जख्मी होते हैं उन्हें ऐसे जख्म लगते हैं जो कभी भरते ही नहीं। मामूली जो जख्म है वो बिगड़ जाता है, मरीज सिसक कर मौत के मुंह में चला जाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड जख्मी होने वालों के उस निजाम को तबाह कर देता है जो इंसानी जिस्म में ऑक्सीजन फराहम करता है। नतीजतन मरीज कोमे में चला जाता है और अंजाम मौत की शक्ल में निकलता है। ये इन केमिकल्स का ही किया धरा है कि बम धमाकों में सिर्फ 10% तक जख्मी होने वाले भी आहिस्ता आहिस्ता मौत के मुंह में चले जाते हैं। क्या मसीहाओं के पास इस दर्द का भी कोई दरमा है? इस पर बात होगी। हमारे साथ हैं लेडी रिताल के चीफ एग्जीक्यूटिव डॉक्टर अरशद जावेद। प्रोफेसर साहब, ये बताइए कि जब इतने इनको जख्म होते हैं, सिर्फ 10% जख्म पर भी जान चली जाती है, फिर इलाज कैसे करते हैं? क्या मुश्किलात आती हैं? जो कुछ आपने जिक्र किया ज़ख्मों के हवाले से, आपको इल्म होगा कि लेडी रीडिंग हस्पताल का एक्सपीरियंस और तजर्बा पिछले 6 साल से हज़ारों मरीज़ों को ज़ख्मियों का इलाज जो हम करते हैं, हमारे मुशाहिदे में टू बी ऑनेस्ट ये बात नहीं आई है कि जो पिछले 5 साल पहले या 4 साल पहले जो लोग ज़ख्मी आते थे और जो आजकल ज़ख्मी आते हैं उनमें कोई ख़ास फ़र्क है। ये सिर्फ मेरी ओपिनियन ही नहीं है, बल्कि मैंने अपने सर्जन्स जो कि पिछले महीने जो बड़े बड़े ब्लास्ट हुए उनसे भी मशवरा किया है और वी हैव नॉट एक्सपीरियंस्ड एनीथिंग लाइक दिस कि 10% ज़ख्म से भी ये बताइए, ये जो धमाके होते हैं, ये मीडिया रिपोर्ट्स में तो बात बड़े वसूख से कही जा रही है कि जो इस वक्त बम बनाए जा रहे हैं वो ज्यादा खतरनाक हो चुके हैं। जिस तरह से पहले हमला किया जाता था, अब लोग ज्यादा तादाद में जख्मी होते हैं, जख्मों का इलाज करना जरा मुश्किल हो जाता है, ज्यादा मुश्किल हो जाता है। ये दुरुस्त नहीं है। आपको कोई मुश्किल नहीं पेश आती? जहाँ तक बम की नौइयत का ताल्लुक है, ऑब्वियसली हम इसके एक्सपर्ट नहीं हैं, लेकिन हम तो इस चीज़ के एक्सपर्ट हैं कि हमारे पास मरीज़ ज़ख्मी आते हैं और ऑब्वियसली वो तो डिपेंड करता है कि बम कितना ताकतवर था, उसमें मवाद क्या इस्तेमाल किया गया। लेकिन बम ब्लास्ट इंजरीज़ एक ख़ास किस्म की इंजरीज़ होती हैं, जैसे उसमें पेनिट्रेटिंग इंजरी होती है, कोई शार्पनर या छर्रे या मेटालिक चीज़ें जिस्म के ऑर्गन्स के अंदर चली जाएं तो वो तो जिस ऑर्गन को भी टच करें उसको ज़ख्मी करती हैं। अगर वो वाइटल ऑर्गन हो, जैसे ब्रेन हो गया, हार्ट हो गया, तो वो तो उसी वक्त मर जाते हैं। और दूसरी शॉक वेव इंजरीज होती हैं कि जब बम के साथ वो जो एक वेव डेवलप होती है उससे भी ये जो कैविटीज़ होती हैं, कानों के पर्दे हो गए, लंग्स हो गए, उनकी इंजरीज होती हैं और इस तरह ब्लंट इंजरीज भी होती हैं। लेकिन जहाँ तक ये आप जिस बात का जिक्र कर रहे हैं कि 10% ये बताइए, कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो मफलूज हो जाते हैं हमेशा के लिए मफलूज हो जाते हैं, ऐसे लोग भी होते हैं इन जख्मों की वजह से? ऑफ कोर्स, अगर किसी को स्पाइनल कॉर्ड में शार्पनर लग गया और उसका स्पाइनल कॉर्ड हो गया तो वो तो सारी उम्र के लिए वो पैराप्लीजिक हो जाता है। अगर वो शार्पनर उसके ब्रेन में से गुजर गया तो उसको हेमीप्लीजिया हो जाता है। वो तो किसी भी इंजरी से हो सकता है। मेरा मतलब ये है कि आप कह रहे हैं कि 10%। पिछले जो 2 बड़े बड़े धमाके पेशावर में हुए, एक कोहाटी चर्च का और एक वो किस्सा खानी का, जिसमें तकरीबन 500 के करीब जख्मी आए हैं। आपकी इतला के लिए विदिन 2 वीक्स वो सारे जो दाखिल हुए, कुछ तो डेड बॉडीज आई, उसमें 1-2 के सिवा बाकी सब यकीनन आपको सराहा जाना चाहिए। आपकी कोशिशें, लेडी रीडिंग अस्पताल के सारे हमले की कोशिशें को हम सराहते हैं। ये बताइए कि इस तरह की रिपोर्ट्स भी आती हैं कि बाज जो जख्मी हैं उनको आगे चलकर कैंसर भी हो जाता है, इतने ज़्यादा उनको जख्म होते हैं, इतने खौफनाक। टू बी ऑनेस्ट, ये अगर कोई किसी चीज़ की एक्सपोजर से कैंसर हो भी, जैसे कोई रेडिएशन हो, वो तो साल हर साल बाद पता चलता है। हम तो ऑब्वियसली बॉम्ब ब्लास्ट के इंजर्ड मरीज जो होते हैं वो 1-2 हफ्ते हमारे पास रह के, कुछ लोग वापस भी आते हैं जिनको कोलोस्टोमी हो, जिनको फ्रैक्चर हुए हो,
लेकिन ऐसे कोई बात नहीं है कि पिछले जख्मियों की निस्बत बहुत शुक्रिया, जख्मी किसी बहुत शुक्रिया डॉक्टर अरशद जावेद साहब, चीफ एग्जीक्यूटिव लेडी रीडिंग हॉस्पिटल हमारे साथ थे। सबसे ज़्यादा मरीज़ इसी अस्पताल में लाए जाते हैं। खैबर पख्तूनख्वा सबसे ज़्यादा मुतासर सूबा है पाकिस्तान का दहशतगर्दी की वजह से। न्यूज़ आवर में ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद बात होगी साबिक कोच मोहसिन हसन खान से, कहीं मत जाइए। पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने टेस्ट मैच में 99 रन पर ढेर होकर साबित कर दिया कि 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात वाला मुहावरा गलत नहीं। सिर्फ एक ही जीत ने पाकिस्तान क्रिकेट टीम को थका दिया। पहले टेस्ट में जगमग चमकने वाले पाकिस्तानी सितारे धड़ाम से जमीन पर आ गिरे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट मैच की पहली इनिंग्स में कौमी टीम की बैटिंग लाइन बुरी तरह लड़खड़ा गई। ऐसी लड़खड़ाहट के 11 खिलाड़ी मिलकर भी 100 का हिस्सा नहीं पार कर सके और 99 के स्कोर पर पूरी टीम ढेर हो गई और यह साबित कर दिया कि 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात वाला मुहावरा गलत नहीं। दुबई में होने वाले टेस्ट मैच में पाकिस्तान ने टॉस जीता और बैटिंग का फैसला किया तो शोर यह था कि सीरीज में व्हाइट वॉश करके तारीख रकम करेंगे, मगर उल्टा पाकिस्तानी बैटिंग लाइन की व्हाइट वॉशिंग शुरू हो गई। कोई एक होता कि जमकर खेलता, कोई भी ना था। वक्फे से पाकिस्तान की टॉप बैटिंग लाइन पवेलियन ऐसे लौट गई जैसे खिलाड़ी नहीं अनाड़ी मैदान में आए थे। हद तो यह है कि कप्तान मिसबाहुल हक और यूनुस खान जैसे तजर्बाकार खिलाड़ियों ने भी इस मुश्किल वक्त में गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया। मिसबाहुल हक 2 पर आउट हुए तो यूनुस खान 10 पर। 4 खिलाड़ियों ने तो सिर्फ ग्राउंड में आने की जहमत ही की, कोई भी रन्स नहीं बना सके। पाकिस्तान की बैटिंग लाइन की तबाही में जनूबी अफ्रीका के स्पिनर इमरान ताहिर का किरदार मरकजी था, जिन्होंने 5 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। अब जनूबी अफ्रीका की बारी है, जिसने 3 विकेटों के नुकसान पर 128 रन बनाकर बर्तरी हासिल कर ली है। यह दुरुस्त के क्रिकेट में कामयाबी बाय चांस कहा जाता है, मगर सवाल यह है कि पाकिस्तानी टीम की कारकर्दगी में तसलसल क्यों नहीं? एक मैच में हम आसमान को छूते हैं तो दूसरे में जमीन पर क्यों लेट जाते हैं? यही पूछेंगे क्रिकेट के मैदान में वसी तजर्बा रखने और क्रिकेट वाले मोहसिन हसन खान से। साबिक कोच हैं, साबिक सिलेक्टर हैं, टेस्ट क्रिकेटर भी रहे और हमारी तमन्ना है, दुआ है कि वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन भी हो सकते हैं। नेक तमन्ना उनके साथ हैं। मोहसिन हसन खान साहब, हमारी टीम को हो क्या जाता है? इतनी बुरी कारकर्दगी 3 घंटे में सारे लौट गए। उसामा, सबसे पहले आपको और आपके सारे व्यूअर्स को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वेरी डिसअपॉइंटिंग डे फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, इसलिए कि जो परफॉर्मेंस बिल्कुल भी हम एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, ऊंच नीच ज़रूर होती है, आपने जैसे बड़ी अच्छी बात कही कि क्रिकेट में ऊंच नीच चलती रहती है, लेकिन जो इतनी बड़ी ऐसा स्लाइड आ जाए तो वो चीज़ बहुत तकलीफ़ पहुंचाती है कि हम बिल्कुल आज किसी अच्छे बॉलर से हमारी विकेट्स गिर रही होती हैं तो समझ में आती बात। स्टेन अगर 5 या 6 आउट कर देता तो समझ में आती। आप स्टेन से ठीक है, उसने अच्छी बॉलिंग की, उस पर भी आप देख लें कि अगर ऑल टुगेदर आप नोट करें तो उसामा हमने विकेट्स दी हैं बजाय उन्होंने विकेट्स हमसे ली हैं। तो स्टेन की 1-2 बॉलें अच्छी पड़ी हैं, लेकिन उसके अलावा भी फ्लैश करते हुए उसके ऊपर आउट हुए हैं। वो जो उनका लेग स्पिनर है, जो ताहिर लड़का है, उसामा, ऑनेस्टली स्पीकिंग आई स्टिल फील टेकिंग नथिंग अवे फ्रॉम हिम कि बहुत ही ऑर्डिनरी सा बॉलर है। और अगर आप नोट करें तो उसको भी विकेट्स दी गई हैं, उसने आउट नहीं किए हैं। गलत शॉट्स खेले गए, क्रॉस खेला, इधर से बीच में से कट मार दिया, बीच में से स्वीप मार दिया। अब इस तरह अगर आप विकेट दूसरे किसी एवरेज बॉलर को देंगे तो वो तो आपका शुक्रिया करेगा और डेफिनेटली आपकी पोजीशन ख़राब होगी। इसकी क्या वजह? ओवर कॉन्फिडेंस है कि दुनिया की नंबर 1 टेस्ट टीम को हमने हरा दिया बड़े मार्जिन से, तो अब तो बड़ा आसान हो जाएगा अगला मैच, ये वजह है? हाँ, देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही है। पहली बात तो मैं ही कहूँगा, देखिए उसामा, विद ड्यू रिस्पेक्ट टू एवरीबडी, कि साउथ अफ्रीका की, अब जो इंग्लैंड की जो नंबर 1 टीम थी उसका पेस अटैक और स्पिन अटैक दोनों वर्ल्ड क्लास था। साउथ अफ्रीका के पास तो स्पिनर एक बहुत ही ऑर्डिनरी, इससे पहले जो पीटरसन और डोमिनिक खेल रहे थे, लेकिन उनका हुआ क्या था कि उनको शुरू में स्टार्ट नहीं मिला था अच्छा। दूसरी इनिंग में याद है आपको, जब उन्होंने 40 रन पे 3 आउट कर लिए थे तो हमारे में पैनिक आ गई थी। तो मैं उस वक्त भी ये कह रहा था कि हमें शुरू का स्टार्ट अच्छा लेना पड़ेगा, शुरू में विकेट संभालना पड़ेंगी कि अगर स्टेन ने और मॉर्कल ने और फिलेंडर ने
अगर 50, 40, 50, 60 रन के अंदर हमारे 2 से 3 खिलाड़ी आउट कर दिए तो हमें 200, 250 करने की मुश्किल पड़ जाएगी। और एग्जैक्टली आप देख लें इसी में वही हुआ। तो ये ओवर कॉन्फिडेंस, फिर क्या हुआ कि एक तो ये बात हुई कि उन्होंने शुरू में उनको ब्रेक थ्रू अपनी टीम को अच्छा दे दिया। उसके बाद जब वो ताहिर गेंद करने आए तो आई थिंक आपने बड़ा अच्छा अल्फाज इस्तेमाल किया कि शायद उसको लाइटली ले लिया, तो सोचा कि बड़ा ऑर्डिनरी बॉलर है, इसको हम ऐसे मार देंगे, ऐसे मार देंगे। देखिए, जब तक आप सामने वाले प्लेयर को या सामने वाली टीम को हराएं ना, जब तक आपको पूरी मेहनत से खेलना पड़ता है। हराने के बाद आप सेलिब्रेट करें, बट बिफोर परफॉर्मिंग। ये फरमाइएगा, वापसी का कोई चांस आपको नजर आ रहा है कि ये कहा जाए कि स्पिनिंग ट्रैक था और इमरान ताहिर ने कमाल बॉलिंग की, 5 विकेटें लेनी, तो हमारे स्पिनर भी कुछ करेंगे, लेकिन अब तो 29 रन की बर्तरी भी हासिल है साउथ अफ्रीका को, 7 विकेटें भी बाकी हैं। हाँ देखिए, वापसी की बिल्कुल क्रिकेट में है, हमारे पास बैट्समैन भी हैं, अच्छे बैट्समैन हैं, विकेट पर खड़े होकर खेल सकते हैं। प्लानिंग की क्रिकेट खेलना पड़ेगी। मैं बार बार जो उसामा आपके साथ भी पहले प्रोग्राम कर चुका हूँ, मैं फील करता हूँ कि क्रिकेट मैच वो गेम है, वो टेक्निकल गेम है, चाहे फील्डिंग कर रहे हो या बैटिंग कर रहे हो, प्लानिंग की बहुत ज़रूरी है। अगली इनिंग में जाएं, कोशिश करें इनको जल्द से जल्द आउट करें। और आउट करने का तरीका ये नहीं होता कि आपने सिंपली बच्चों की तरह कह दिया कि जी आउट करें उन्हें। हाँ, देखें कि अगर उनकी विकेट नहीं कर रही है तो उनके रन्स फ्रीज कर दें, उन्हें बिल्कुल उनके ऊपर ऐसा प्रेशर डाल दें कि उनको रन्स ना दे कि वो पैनिक करके आउट हों। इस प्लानिंग के साथ उन्हें जल्द से जल्द कोशिश करके 100 के अंदर, इसी के अगर 100 से ऊपर की 150, पौने 200 की ऐसी कोई लीड होगी ना, तो सामा फिर हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। पाकिस्तानी स्पिनर्स ने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी पहले मैच में और पाकिस्तान वो मैच आसानी से जीत गया था। डिविलियर्स ने फिर कहा कि हमने वीडियोस देखी हैं पाकिस्तानी स्पिनर्स की, आपको लगता है उससे भी फर्क पड़ रहा है? अभी तक सिर्फ 3 खिलाड़ी आउट कर पाए हम। देखिए, वीडियोस तो वो पहले भी देख के आए थे। सईद अजमल कोई छुपी हुई चीज़ नहीं है, उसे सारी दुनिया जानती है कि किस क्लास का बॉलर है। जुल्फ़कार बाबर नया लड़का है, वो भी कोई अब्दुल रहमान से वो बेहतर नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि अब्दुल रहमान से वो कम है, अब्दुल रहमान कमाल का बॉलर है, उसको भी दुनिया में देखा हुआ है। हाँ, वो ये स्टडी करते हैं कि हमने गलतियाँ कहाँ की हैं। देखिए, उनकी जो बात स्टडी होती है वीडियो देखने की, वो ये नहीं होती कि दूसरे की स्ट्रेंथ क्या है, वो ज़रूर देखते हैं स्ट्रेंथ, लेकिन वो देखते हैं कि हमने गलतियाँ क्या की हैं, हमने ख़राब बॉलिंग करके रन्स किस तरह ज़्यादा करा दिए, हमने गलत शॉट्स खेल करके अपनी विकेट्स कैसे थ्रो कर दी। ये उन्होंने स्टडी किया है और उसका स्टडी का नतीजा वो शो कर रहे हैं कि बेहतर परफॉर्मेंस दे रहे हैं। अल्लाह करे कि हम कम बैक कर सकें, लेकिन अगर ये 1-1 से सीरीज बराबर हो गई तो आपको क्या लगता है कि फख्र किया जाएगा इस पर कि हमने दुनिया की नंबर 1 टीम से बराबरी का मुजाहरा किया, या ये देखा जाएगा कि एक बहुत अच्छा चांस था उन्हें हराने का व्हाइट वॉश का, वो खो दिया? हाँ बिल्कुल, मैं कहूँगा खो दिया। अगर खुदा न खास्ता हम ये मैच ड्रॉ भी करते हैं या हार जाते हैं तो देखिए, इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी नहीं आ सकती। इसी के मैं फिर रिपीट करूँगा कि उनका पेस अटैक अच्छा है, उनका स्पिन अटैक एज गुड एज एवरेज है, एवरेज अबव एवरेज भी नहीं है। तो आप उनकी बॉलिंग में पेस अटैक को आपको संभालना है, लेकिन ये बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि इसको हराएं। और मेरी अब भी मुझे पूरी उम्मीद है कि ये लड़के फाइट बैक करेंगे और करना चाहिए। हमने बिलीव में नॉट इंग्लैंड के खिलाफ हारे हुए मैच जीते थे मोटिवेशन और डिटर्मिनेशन से कि हमें जाके पाकिस्तान के लिए एक अच्छी प्लानिंग से खेलना है और मैच जीतना है। बिल्कुल, और वो भी नंबर 1 टीम थी उस वक्त। ये बताइएगा कि ये कहा जाता है कि जूनियर प्लेयर्स को लाएं, न्यू ब्लड जो है उसकी जरूरत है, लेकिन हमें लगता है अगर मिसबा और यूनुस खान अच्छा ना खेलें तो कुछ भी नहीं हो पाता। हाँ देखिए, अब ये बात आपने बिल्कुल ठीक, मैं हमेशा कहता हूँ आज की तारीख में यूनुस खान और मिसबा लोग पाकिस्तान की बैटिंग की रीढ़ की हड्डी हैं। वो परफॉर्म नहीं करते तो टीम बिल्कुल स्लिप डाउन कर जाती है। तो आप रिप्लेसमेंट तो लाएं भाई, उनकी जगह तो बने, और है रिप्लेसमेंट। जिम्बाब्वे टूर, इसलिए मैं चीख के कह रहा था इससे पहले जो जिम्बाब्वे टूर गया था कि आप यूनुस खान को और सीनियर प्लेयर को मत भेजें, यंग प्लेयर्स को भेजें, उनको इंटरनेशनल एक्सपोजर दें, फिर उनमें से लड़के 10-12 उसमें से लेते, 3-4 सीनियर को यहाँ रेस्ट कराते, इनका कॉम्बिनेशन बना के फिर उन्हें वहाँ डालते। लेकिन कोई बात होगी उसामा, एवरीथिंग नीड्स प्लानिंग।
सही, प्लानिंग नहीं की गई, प्लानिंग की अब भी जरूरत है और फिर कम बैक हो सकता है। मोहसिन असद खान, साबिक टेस्ट क्रिकेटर, साबिक कोच पाकिस्तान क्रिकेट टीम, हम सहित हम उनका बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। मुश्किल होगा अब कम बैक, बहुत मेहनत करना होगी, लेकिन हम दुआ गो हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कम बैक करे और ये मैच जीते या कम से कम ड्रॉ ही कर ले, ताकि सीरीज तो पाकिस्तान जीत सके। प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आपको नफरत और औलाद के गम से महफूज रखे। अल्लाह हाफ़िज़।